नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की और विशेष रूप से कांग्रेस के अंदर विभीषणों की। बात सिर्फ एक देवड़ा के निकलने की नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़कर एक शायद राज्यसभा की सीट उन्हें ऑफर की गई है और वो शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। एक लंबी कतार है। इस कतार में बहुत सारे लीडर जो पहले भी छोड़ के गए और अब जो छोड़ के जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी सत्ता की मलाई खाया करते थे मनमोहन सिंह के टाइम में मिनिस्टर बन के या किसी और ऊंचे पद पर शोभित होकर। अब चूंकि 10 साल से इनके पास सत्ता की मलाई नहीं है, तो अंदर से अधीर हो रहे हैं कि अब सत्ता कैसे पाई जाए और उसके लिए फिर अपनी जो पेरेंट पार्टी है उसे छोड़कर किसी और पार्टी में भी जाना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि बहुत प्रमुखता से बड़ी खबर थी, बीजेपी कैंप की ओर से मेरी बात हुई, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी है सेट जितने भी इंपॉर्टेंट नेता विपक्ष से निकलकर बीजेपी भी आना चाहें उनको तुरंत ले लो, छोड़ना नहीं उनको। ये बहुत बड़ा संकेत था कि मौका आ गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने अच्छे नेताओं का इस टाइम अकाल पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ जाने पहचाने भारतीय राजनीति के चेहरे, चाहे वो किसी भी दल से हों, उनका हार्दिक स्वागत है और वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। शायद उसकी पहली कड़ी के अंदर मिलिंद देवड़ा जो हैं वो छोड़ कर आए हैं और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में आप कुछ और नामी गिरामी नेताओं को विपक्ष के दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल होते देखेंगे। लेकिन बीजेपी का ये बड़ा स्टेटमेंट आना कि विपक्ष के नेताओं को इस टाइम बीजेपी में आना चाहिए, उनका स्वागत है, ये शायद हो सकता है कि उनकी अपनी स्टार्विंग कंडीशन है नेताओं की और वो शायद उन्हें अपने नेताओं से ज्यादा भरोसा विपक्ष के नेताओं पर है, कांग्रेस के नेताओं पर है कि वो हमारा बैकबोन बन सकते हैं। अजीब परिस्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए पूरा कांग्रेसीकरण हो चुका है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, या ये कहूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक नई कांग्रेस है। कल्चर भी वही है और शायद दूसरी पार्टियों से जाने वाले कुछ और लोग जो उनको नाम नहीं लेना चाहूंगा वो भी वही है। खैर, बात दल बदलू की नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिसको जहां सत्ता मिले, जहां सत्ता की मलाई मिले, वो वहीं का रास्ता ढूंढता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरीश जोशी साहब, अरुण कुमार शर्मा जी, आलोक भदौरिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आपको मकर संक्रांति और उत्तरायण की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। गिरीश भाई, बहुत पतंग उड़ाई होंगी आज आपने, कल बल्कि परसों से चल रहा है रात में तो अपना पतंग पे पतंग, पतंग पे पतंग, और वहां पर तो इतनी बड़ी पतंगबाजी होती है कि पूछिए मत। मुझे लगता है सारे भारत में इतनी पतंगे कहीं नहीं उड़ाई जाती जो उत्तरायण में, जहां पर खास तौर से गुजरात में उड़ाई जाती हैं। तो क्या लगता है? यहाँ कबूतरबाजी ज्यादा होती है पतंगबाजी से। हाँ, तो 2.5 लाख लोग चले गए। लोग कहते हैं कि आधा सूरत, आधा बड़ौदा, आधा अहमदाबाद, आधा राजकोट, आधा कच्छ जो होता है ना, वो छत पे होता है, वो घरों के अंदर नहीं होता है। ये फेमस नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो आपको बधाई हो। और बताइए, ये राजनीति के विभीषण ये भी छत पे पहुंच गए, लगता है दूसरी जगह कूदी मारने को तैयार हैं। जी दिनेश जी, अच्छा टॉपिक आपने उठाया, लेकिन ये गद्दारों का जो इतिहास है ना, ये हमारे देश में बहुत पुराना रहा है और उसके लिए देश ने कितना भुगता है। इसको अगर हम सिंधिया की फैमिली से शुरू करें 1853 से, तो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा तो ये सिंधिया खानदान की गद्दारी थी। जब आर्मी उनके साथ चली गई तो राजा ब्रिटिश के साथ चले गए और वो आर्मी वापस आ गई और क्या हश्र हुआ हिंदुस्तान का वो हम जानते हैं। उसके बाद जयचंद इज अ फेमस थिंग। तो ये एक देखने की बात है कि या तो सत्ता की लालच या हमारा पर्सनल कोई ईगो, या एक 2 रीजन हो सकते हैं जिसके लिए हम गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये भाजपा ने बहुत ही बाखूबी ये समझ लिया था कि भाई कमजोर कड़ियों को कहां से उठा लेना है। तो श्याम दाम दंड भेद, ये इनका जो थियरी था। मैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 ऐसे एमएलए बता दूं जो कांग्रेस में थे और दे वर वेरी पावरफुल। उस इलाके में लिटरली एक घेराबंदी होती थी कि उनके इलाके में उनके पूछे बगैर शायद परिंदा भी पर नहीं मारता था। अब वो दोनों ने गलतियां क्या कर दी कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार रिसोर्ट बनाने का प्रोग्राम किया। वो रिसोर्ट क्लियर नहीं हो रहे थे
जैसे ही वो भाजपा में आ गए, उनको टिकटें मिली, वो एमएलए हो गए और अब उनका रिसोर्ट जो है वो फुल फ्लंग चल रहा है। तो यहाँ पे ये दे नो हाउ टू परचेज, हाउ टू क्रिएट अ फियर। वो फियर फैक्टर इनके पास बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में फियर खड़ा करके उनको आपस में जमा कर लिया था। तो इसमें अगर देखें तो कुछ लेटेस्ट इस चीज में भी देखें, कांग्रेस में क्या है कि जो पावर ऑफ होल्डिंग देम बैक, उसका क्या रीजन है। ये दोनों वर्टिकल उल्टे हैं। आप ट्रायंगल सिस्टम देखिए तो कांग्रेस में ऊपर से पैसा नीचे आता था वर्करों को काम करने के लिए, भाजपा में उल्टा है, नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है और नीचे से जो पैसा लाके देता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट है। वो डीटीएच इसमें भी इन्होंने शुरू किया हुआ है। 1 करोड़ रुपया अगर इकट्ठा करके लाता है तो 15 लाख वो काट के ही जाके जमा कराएगा, उसको 1 करोड़ की रिसीट मिल जाती है। तो दे नो हाउ टू यूज द फाइनेंशियल पावर ऑल्सो, जो कांग्रेस की हमेशा से ही बहुत बड़ी कमजोरी रही। तो इनके पास ये मौका रहा कि ऊपर की लीडरशिपों को वो पकड़ सकते थे कि भाई आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो पैसा अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे, दे वांटेड द वर्कर्स टू गेट द पावर टू वर्क। तो ये सिस्टम जो दोनों उल्टा है, इसको काउंटर करने के लिए अब कैसे ये वर्कआउट कर रहे हैं इसको देखना है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कुछ गद्दारों के केस, तो इसमें अरविंद सिंह लवली आपी के दिल्ली के एरिया के थे। वो उनको इतना विश्वास कांग्रेस ने किया था, उसको टिकट भी दी, उसको बनाया, लेकिन सडनली ही गोज टू आप। और 6 महीने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे इनसाइडर्स आर नॉट अलाउड, वो तो एलियंस है। तो वो दे हैव टू कम बैक। तेलंगाना में भी ये हुआ, वो गए और वो वापस आ गए। तो अभी जो वहां टिके हुए हैं, दे आर अ सस्पिशियस कैरेक्टर, वेदर ये इस तरफ से उधर गए हैं या उधर आने की तैयारी में इधर गए। तो अभी देखना ये होगा कि जैसे ही फियर फैक्टर खत्म होता है, या तो आचार संहिता लग जाती है और जैसे ही पावर खत्म होता है उसके बाद जो शफलिंग होगा, दैट विल बी द रियल डायरेक्शन ऑफ 2024, ऐसा मैं मानता हूं दिनेश।